हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जिसमें आज जो है हम आज से क्लास 7th के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि डी और उससे अबव की क्लासेस के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूं। धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, बट उसी वर्क को कंटिन्यू करते हुए आज मेरी क्लास 7th की पहली वीडियो आप लोगों के सामने है। आज से मैं क्लास 7th की वीडियो में फर्स्ट टॉपिक कराऊंगा जो कि चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड पे देख सकते हैं उससे डील करता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा इसकी, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। देन हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए चैप्टर नंबर 2, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन और डेसिमल के अगर मैं डेफिनेशन को यहाँ पे समझाऊं तो बेसिकली डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लास में समझा है, बट तब भी हम यहाँ पे तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन, जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो नॉर्मली कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है ना, वो हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। कंडीशन सिर्फ ये है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। कंडीशन सिंपल ये है कि उसमें q मीन्स अपॉन वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं p जो है वो हमारा कहलाता है न्यूमरेटर, ठीक है ना, और अगर q जो अपॉन में टर्म है वो हमारे कहलाती है डिनोमिनेटर। कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अब अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, फ्रैक्शन। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे 2.2 का एक आर्टिकल खुला हुआ है जो एनसीईआरटी से मैंने बेसिकली लिया है, जिसमें लिखा है हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट द फ्रैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्रैक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं कि क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो देखिए सिंपल अगर हम बात करें, देखिए बेसिकली अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करूं तो बहुत ईजी, और आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2/5 करके। अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर जो होता है, ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में। जैसे मैं अगर इसकी जगह 5/2 लिखूं तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी का मतलब है जो डिनोमिनेटर अपॉन वाली टर्म होगी वो न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म से क्या होनी चाहिए, वो हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की केस में नहीं आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक बनता है वो बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता हूं तो जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, अगर ऊपर वाली टर्म जो कि न्यूमरेटर होता है, सपोज 5/2 मैंने अभी एग्जांपल लिया था, आप देख सकते हैं 5 जो है बड़ा है नीचे वाली टर्म से, मींस डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये जो है अगर ये लार्ज नंबर होगा और नीचे वाली टर्म स्मॉलर नंबर के केस में आएगी तो वो हमारा बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज 7/3, 8/3, 9/7, ठीक है, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास ऊपर वाली टर्म जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बड़ी होती है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन मिक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 8/3 सपोज।
अब देखिए यहाँ पे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 3 से यहाँ पे 8 को डिवाइड करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देन मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन ये टर्म, देन रिमाइंडर एंड 3, तो ये हमारा बन गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लिखते हैं 2n 2/3, दैट इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल है, ठीक है ना। देखिए 7th एक्चुअल में बच्चों बहुत छोटी क्लास होती है, ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा एजुकेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल छोटे लेवल पे आपको समझा सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा समझ आए। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन था। अब मिक्स फ्रैक्शन के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास आगे के क्या टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हमें कंटिन्यू कर। देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट किस तरीके से करें वो यहाँ पे समझना है। तो देखिए नॉर्मल मेथड हम सीखेंगे जिसको आगे फर्दर हम और कंटिन्यू कर सके। तो देखिए आपने करना क्या बेसिकली, यहाँ पे ये जो भी नंबर्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। देन इसके बाद आप क्या करिए, आप इन दोनों ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसे एलसीएम लेने का प्रोसेस बोलते हैं। जब मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 5। देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे वो समझ लीजिए। आप इसको इससे इंटू कर देंगे एंड इसको इससे इंटू कर देंगे। जब मैं इसको इससे इंटू करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। देन जब मैं इसको इनसे इंटू करता हूं तो ये आ जाएगा 3। देन ऊपर वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 7/5 आ गया। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल, ये 2.1 का पहले का फर्स्ट पार्ट था, देन 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। 1 का फर्स्ट का 5th पार्ट है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये 3 फ्रैक्शन को आपस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखिए जब भी 3 फ्रैक्शन को ऐड करना है तो सबसे पहला आपका काम होगा जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके एलसीएम लेना। तो मैं आपको बता दूं कि 10, 5 और 2 का एलसीएम किस तरीके से लेंगे वो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी रकम ढूंढनी है जिसकी टेबल में इनमें से कम 2 वैल्यू आ जाए। तो देख सकते हैं आप 2 की टेबल में यहाँ पे 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5। जो डिवाइड नहीं होता है, जो उसकी टेबल में नहीं आता है, आपने उसको ऐसे ही रखना है। तो ये 5 एज इट इज। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1। फिर इसके बाद अगेन एक नंबर ढूंढना है जो इनकी टेबल में आता हो। तो आप देख सकते हैं 5 की टेबल वाले हैं, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 और 5। तो ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1। अब जो भी यहाँ पे टर्म होगी आप उनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5। तो ये हमारे पास बन गया, ये बन गया 10। मीन्स यहाँ पे जो ये टर्म है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ थोड़ा सा, तो ये जो मेरे पास टर्म है इनका एलसीएम आया है क्या, 10। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 10 की टेबल में ये जो यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू की टेबल में ये वाली वैल्यू कितनी बार में आती है आपको ये चेक करना है। तो 10 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में। जितनी बार में भी आएगा उससे ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं 1 से 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 7। देन 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, आपको ये देखना है कि इसकी टेबल में ये टर्म कितनी बार में आता है। तो 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2। जितनी बार में भी आएगा ऊपर वाली रकम को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 4। देन सिमिलरली सिंबल जो भी बीच में एज इट इज लिखा जाएगा। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा वो चेक करेंगे। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में आता है, 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। एंड देन ओवरऑल ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज। मेरे पास आ जाएगा 26। देन ये मेरे पास आ गया 26/10। और उसके बाद अगर ये कैंसिल आउट होता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये 2 की टेबल से चला जाएगा, 13 आ जाएगा और यहाँ पे
5 आ जाएगा, देन मेरे पास रिजल्ट आ गया 13/5। तो इस तरीके से आप एक 3 टर्म वाले फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। सेकंड के अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें ये कह रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। टर्म्स क्या क्या दे रखा है, 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो मैं आपको बताऊं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब कि सबसे बड़ा फिर छोटा मीन्स उसको घटते क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी आपको लिखना पड़ेगा तो आपको सारे के सारे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो भी डिनोमिनेटर में होगा आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9, 3 एंड 21, देन मैं एलसीएम लेता हूं। एक ऐसी वैल्यू मुझे चाहिए जिनकी टेबल में इनमें से कम 2 वैल्यू आती हो। तो देखिए 3 की टेबल में तीनों आते हैं, तो 3 से हम कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। देन अब 3 की टेबल में सिर्फ अकेला ही आता है 1 1 और 7। देन 7 की टेबल में और जो एलसीएम इसका हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 3 × 3 × 7, देन 63 इसका एलसीएम आ गया। अब आपको करना क्या है, जो भी एलसीएम आएगा आपको सारी की सारी वैल्यू जो भी डिनोमिनेटर में होगी सबको उसके जैसा बनाना है। मींस यहां पे जो डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म है 9, 3 एंड 21, इन सबको 63 के जैसा बनाना है। तो बनाएंगे कैसे वो यहां पे, सबसे पहले मैं 2/9 को कन्वर्ट करता हूं। तो 2/9, 9 की टेबल में 63 7 टाइम में आता है, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये आ जाएगा 14/63। देन मैं 2/3 को कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 21 टाइम में आएगा, 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये आ जाएगा 40। एंड देन 8 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं अब सारे के सारे डिनोमिनेटर मेरे पास 63 हो गए। क्लियर। जब डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को कंपेयर करके ये चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें ऑर्डर में लिखना है, मीन सबसे बड़ा मुझे सबसे पहले चाहिए, तो सबसे बड़ा 42 है, ठीक है ना, उसके बाद 24 है, फिर 14 है। तो मैं इसे ऑर्डर में लिख सकता हूं कुछ इस टाइप से। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 42/63, देन उससे छोटा 24/63, देन उससे छोटा 14/63 और 42/63 कहाँ से आया, बीच वाली टर्म से, तो 2/3 सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा कौन सा टर्म हो गया, 8/21 और फिर उससे छोटा 2/9। तो कुछ इस टाइप से हम किसी भी फ्रैक्शन के कुछ पेयर्स या पेयर से ज़्यादा टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल इज सेम। ये मेरे पास जो भी स्क्वायर दे रखा है, इसके जो भी मेरे पास रो है, ये रो है हमारे पास, कॉलम है ये कॉलम, और ये डायगोनल्स हैं, ठीक है ना, इनके सम जो है आपस में इक्वल है। कह रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो देखिए मैजिक स्क्वायर की कंडीशन इसने दे रखी है यहाँ पे। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसके रो, कॉलम और डायगोनल सबका सम क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इसका सम सेम होगा, डायगोनल्स का भी, कॉलम का भी, रो भी, तो ये एक मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इसने दे रखा है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ऐड करके 15/11 आ रहा है, ठीक है ना। अगर सारी साइड से ऐड करके 15/11 आएगा, देन ये एक मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। तो सेकंड रो की बात कर लेते हैं। सेकंड रो के अंदर आप देख सकते हैं नंबर इसने दे रखा है 3/11, 5/11 एंड 7/11
ऑलरेडी नीचे वाली टर्म सेम है। जब नीचे वाली टर्म सेम होगी तो आपको न्यूमरेटर को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज़ 11, ऊपर वाली टर्म को ऐड करते हैं तो 5 3 8, 8 and 7 15। तो ये मेरे पास आ गया 15/11, जो कि मैच कर रहा है किससे, फर्स्ट रो से। आप ऐसे ही थर्ड रो का भी निकाल लीजिए, सबका सेम आएगा तो एक मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। आप इजीली इसको कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है अ रेक्टेंगुलर सीट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर सीट है, सपोज एक रेक्टेंगल मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर उसने बोल रखा है कि जो लेंथ है, जो ये 12.5 है, इसकी जो लेंथ दे रखी है इन्होंने, ये 12.5 दे रखा है, ठीक है ना। और जो इसकी वृत्त दे रखे है वो 10 2/3 दे रखा है, कुछ इस टाइप से। क्लियर। अब ये कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर जो होता है वो सारी साइड्स का सम होता है। 10 2/3 ये है तो ये भी 10 2/3 होगा, ठीक है ना। ये 12.5 है तो ये ऊपर वाली साइड भी 12.5 होगी। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो जो मेरा पास पेरीमीटर हो जाएगा वो सिंपल सारी साइड्स का सम हो जाएगा। तो सारी साइड्स का सम मैं निकाल लेता हूं, 10 2/3 प्लस 10 2/3 प्लस 12.5 प्लस 12.5। अब देखिए यहाँ पे जो भी मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे आपने देखना है। 10 को 3 से इंटू कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उसको 2 से ऐड कर देंगे। ऐसे 10 को 3 से इंटू 2 से ऐड, 12 को 2 से इंटू 1 ऐड कर देंगे, 12 को 2 से इंटू 1 ऐड कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए 10 को 3 से इंटू करा 30, 32/3, सिमिलरली 32/3। एंड जब मैं इसको करूंगा 25/2, ये आ जाएगा 25/2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके मेरे पास जो नंबर आएगा वो मेरा पेरीमीटर बन जाए। मैं इन दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64/3 एंड ये आ जाएगा 50/2। क्लियर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूं। तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। देन इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 64 को मैं 2 से इंटू कर दूंगा। क्लियर। तो जब मैं 64 को 2 से इंटू कर दूंगा तो ये आ जाएगा 128। एंड सिमिलरली मैं 5 को 3 से इंटू कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 150। और रिजल्ट जो हमारे पास बन जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 278/6। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देन हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने एक डायग्राम बना रखा है। इसने डायग्राम में यहाँ पे लिख रखा है, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABE। फर्स्ट ऑफ ऑल ABE ये जो दे रखा है हमें इसका पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर निकालना है। और इसने पूछा है इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले मैं ABE का पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। तो जब मैं ABE का पेरीमीटर निकालूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑफ ट्राइंगल AB सिंपल पेरीमीटर जैसा मैंने आपको बता दिया कि सारी साइड्स का सम होगा। तो AB कितना दे रखा है 5/2, BE कितना दे रखा है 2 and 3/4 एंड AE कितना दे रखा है 3 and 3/5। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 प्लस 11/4 18/5। देन मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें नीचे वाली सारी टर्म का एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। 2 की टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है, 10 से 5 को इंटू कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 4 की टेबल में 5 टाइम में आता है, 5 से इंटू कर देंगे 55 आ जाएगा। देन 5 की टेबल में 4 टाइम में आता है,
तो 4 से इंटू कर देंगे 72 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है इसका, वो आ रहा है 177/20। ठीक है ना, इसको हम कंपेयर बाद में कर लेंगे। मींस अगर मैं ABE जो यहाँ पे दे रखा है उसके पेरीमीटर की बात करूँ तो उसका पेरीमीटर हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 177/20। आप इसको उतार सकते हैं। देन मैं इसको पेरीमीटर निकाल लेते हैं BCDE का, इसका पेरीमीटर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, वो हो जाएगा हमारे पास सारी साइड्स का सम। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7/6 प्लस 2 एंड 3/4 एंड जो भी रिजल्ट आता है उसको हम 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि डबल डबल साइड्स कंसीडर करी जा रही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7/6 प्लस 11/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट अंदर वाली टर्म का एलसीएम ले लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 47/6। देन BCDE का जो हमारे पास पेरीमीटर आ गया वो आ गया 47/6 सेंटीमीटर। तो आपको ये कंपेयर करना है कि 47/6 और 177/20 में किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, वो हमारा हो गया 177/20, जिसको मैं जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा वो देख लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 8/17/20। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। देन इसके बाद पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE जो हमारा है 47/6 इस सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास बन रहा है 7/5/6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 8/17/20 7/5/6 से बड़ा है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं जो पेरीमीटर है ABE का वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, BCDE के कंपैरिजन में। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है कि सलील wants to put a picture in the frame. The picture is 7 and 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10. देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है मैं आपको समझाऊं कि अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन में इसने बोला है कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम सलील है, उसके पास एक पिक्चर है जिसकी विड्थ दे रखी है 7 3/5 सेंटीमीटर। उसको वो किसी एक फ्रेम के अंदर लगाना चाहता है। वो फ्रेम हमें दे रखा है सपोज ये फ्रेम है, उसने बोला है ये जो फ्रेम है इसकी विड्थ हमें दे रखी है 7 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद कह रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। कह रहा है कि आप ये बताइए कि इस पिक्चर, ये जो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर को कितना ट्रिम मीन्स कितना काटे जिससे ये इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। तो देखिए ट्रिम करने का मतलब आपस में माइनस कर देते हैं, जितना इसके अंदर आ सकता है उतना पार्ट मुझे चाहिए, बाकी हटा देंगे। तो यहां पे पिक्चर नीड टू बी ट्रिम्ड, वो हो जाएगा जो मेरे पास पिक्चर की लेंथ है टोटल, उसमें से फ्रेम की लेंथ माइनस कर देते हैं। देखिए सिंपल 7 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास बच क्या जाएगा यहाँ पे 3/5 माइनस 3/10। तो टोटल इनको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करते तो 10 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो 3/10 सेंटीमीटर ट्रिम्ड करना पड़ेगा उसको ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए। देन हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। कह रहा है कोई पर्सन है रितु
3/5 पार्ट जो है एप्पल का वो खा लिया, और बाकी जितना भी हिस्सा बच गया वो हिस्सा जो है उनके ब्रदर सोनू ने खाया है। कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू इट, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। कह रहा है कि बताइए किसने ज्यादा खाया और कितना खाया, साथ में बताइए कि सोनू ने कितना खाया। तो सोनू ने जो खाया, सॉरी सोमू ने जितना खाया वो है 1 में से 3/5 एक एप्पल था, उनमें से रितु ने जितना खाया उसको छोड़ के जितना बचेगा वो सोमू खाएंगे। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। तो 2/5 पार्ट जो है वो किन्होंने खाया, सोमू ने। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि रितु ने ज्यादा हिस्सा खाया, तो उसने, हम यहां पे लिखेंगे रितु ईट मोर देन सोमू, और उन्होंने पूछा कितना, वो हो जाएगा हमारे पास 3/5 माइनस 2/5, देन 1/5 पार्ट जो है वो रितु ने ज्यादा खाया। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। कोई एक पर्सन है माइकल, वो किसी एक पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर्स का टाइम लेते हैं। आगे बोल रहा है वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और एक पर्सन है वैभव, वो सेम पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लेते हैं, 3/4 आवर्स। कह रहा है हु वर्कड लॉन्गर, कौन ज्यादा टाइम लेता है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और वो कितना ज्यादा टाइम लेता है। तो यहां पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, दोनों को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए माइकल 7/12 है, वैभव को मैं डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू कर देता हूं। तो 3/4 डिवाइडेड बाई 3/3, ये हो जाएगा 9/12 आवर्स। तो जब मैंने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया कि इन दोनों में से किसने ज्यादा टाइम लिया, वैभव ने। तो मैं यहां पे लिखूंगा वैभव टेक मोर टाइम, एंड कितना ज्यादा टाइम लिया, 9/12 माइनस 7/12 विच इज इक्वल टू द 2/12, दैट मीन्स 1/6 आवर्स जो है वो वैभव ने ज्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को पेंट करने में। तो ये हमारे पास 2.1 की पूरी एक्सरसाइज। मैं हैबिचुअल नहीं हूं एक्चुअल में, इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझिए अच्छी तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, धीरे धीरे आगे और भी वीडियोस डालता रहूंगा 7th क्लास की प्लेलिस्ट से आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।